चलिए ये लो चेक कर लेना। ओके नाउ कुछ आगे बढ़ते हैं। तो 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कि एक दोस्त क्या हुआ कि ऊपर चला गया 100 मीटर। 100 मीटर का मतलब समझते होते हैं 33 जो उसकी 33rd फ्लोर पे 3 मीटर का एक फ्लोर होता है। तो उसने इधर देखो नॉइज, उसने ऊपर से पत्थर फेंका और नीचे के दोस्त ने नीचे से पत्थर फेंका, इसने ऊपर से सिर्फ छोड़ दिया और ये दोनों पत्थर बीच में टकरा जाते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसने छोड़ा, इसने फेंका, तो वे कहाँ टकराएंगे? मीट करते हैं यानी आपस में कोलाइड करेंगे। जब एक ऊपर से छोड़ेगा और नीचे से फेंकेगा तो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो देखो ये कितना है, टावर 100 मीटर का है। दिस इज टावर विच इज ऑफ 100 मीटर। तो अब नीचे से जो फेंका गया है इसकी स्पीड कितनी है? दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर वाले की स्पीड कितनी होगी बोलो? 0 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि अरविंद बता रहे हैं क्योंकि ऊपर से तो सिर्फ छोड़ा गया है तो ये फ्री फॉल की कंडीशन हुई, नीचे से ऊपर प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टाइल है, थ्रो किया गया है। लेट दे मीट, मान लो ये कहीं यहाँ टकरा जाएंगे दोनों पत्थर। तो जहाँ टकराएंगे, लेट दिस इज फ्रॉम ग्राउंड, अगर ये x डिस्टेंस पे टकराते हैं, अबव ग्राउंड x मीटर पर टकराते हैं, तो ये ऊपर से कितनी दूरी पे टकराएंगे? 100 माइनस x। सो ये 100 माइनस x हो गया क्योंकि टोटल कितना है 100 मीटर। तो अगर इसे x माना जाए, सो लेट these stones meet at x meter above ground। ठीक है, सो आप चाहे तो x इसे मान लें। अगर इसे x मानते हैं तो ये कितना हुआ? 100 माइनस x। सो x मीटर, ठीक है, बिलो, x मीटर बिलो पे करते हैं। फ्रॉम टॉप, टॉप से कितना नीचे की है बोलो? x मीटर बिलो पे हुए, ऊपर से छोड़ा। अच्छा बताओ कि अपर स्टोन के लिए अगर अपर स्टोन इतना चले, अच्छा ये बताओ उत्कर्ष, क्या वो दोनों पत्थर जो टकराएंगे एक साथ ही अगर छोड़े गए हैं तो क्या वो दोनों एक साथ ही टकराएंगे कि अलग अलग टाइम पे? एक साथ कैसा अलग? जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त अपने अपने घर से निकले एक ही समय पे, और तो रास्ते में अगर तुम दोनों टकरा गए, आपस में भिड़ गए, तो एक ही साथ भिड़ोगे कि तुम 7-10 पे भिड़ोगे अपने दोस्त से, वो 7-15 पे भिड़ेगा? भिड़ने का तो हम 7-10 पे भिड़े, वो 7-15 पे हमसे भिड़ा, तो कैसे भिड़ पाओगे? भिड़ तो पाओगे नहीं। तो दो पत्थर जब एक साथ छोड़े गए तो टकराएंगे भी तो एक साथ ही। सर एक फेंका ना, छोड़ा तो ठीक है, एक छोड़ा गया और एक फेंका गया, तो लेकिन अब एक साथ ही अगर दोनों को रिलीज किया गया, थ्रो किया गया, तो उसके बाद से टाइम काउंट हो गया, टक्कर तो एक ही साथ होगी ना। सो लेट दे हिट ईच अदर आफ्टर t सेकेंड। क्या लिखेंगे? लेट दीज, हिट भी लिख सकते हो, कोलाइड भी, each other after t seconds। तो अब जरा देखो t सेकंड के बाद जो अपवर्ड अपर स्टोन है उसके लिए बताओ h क्या होता है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो वो बताओ यहाँ एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट वो कितना चल चुका है? सर x चल चुका है। अब बताओ उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है?
0 इंटू टी, इसके लिए जी क्या लोगे बताओ, 9.8 क्योंकि ऊपर से गिर रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, और टी स्क्वायर, तो बोलो x की वैल्यू क्या हो गई 4.9 टी स्क्वायर। अब नीचे वाले पत्थर के लिए यहाँ तक समझ में आया, ऊपर से पत्थर जब छोड़ा गया तो उसका u क्या रहेगा 0, उसका g क्या रहेगा 9.8, और वो कितनी दूरी पे टकराया, यहाँ देखो, क्या वो x डिस्टेंस पे टकराया, तो x लिखा भी नहीं लिखा, बोलो बात समझ में आ गई, और t टाइम दोनों के लिए ही कॉमन है। अब नीचे वाले पत्थर के लिए, सो लोअर स्टोन, तो लोअर स्टोन के लिए आप देखिए कि अब हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या क्या है, t है, x है, और बहुत सारी चीजें हैं। सो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, अच्छा इसके लिए दिव्या h क्या रहेगा एट द पॉइंट ऑफ 100, तो दैट इज 100 माइनस x, और u क्या रहेगा 25t, और a भी बता दीजिए, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो इसके लिए रिटार्डेशन का केस बनता है, और टी स्क्वायर, तो इससे इसको कट कर दें तो क्या होगा बताइए 4.9 होगा कि नहीं, तो बोलो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25t और माइनस 4.9 टी स्क्वायर, बोलो सही है। क्या तुम्हें 4.9 टी स्क्वायर की वैल्यू पता है इक्वेशन 1 से, क्या है उसकी वैल्यू भाई 4.9 टी स्क्वायर की वैल्यू बताओ x, तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ 4.9 या x की जगह ये रख दो, तब भी दोनों कटेंगे, मतलब किसी की जगह कुछ इसकी जगह ये रखोगे तब भी कैंसिल हो जाएंगे, और या इसकी जगह ये रखो, जिसकी जगह पसंद हो, किसकी जगह रखना चाहते हो बताओ, वही रख, उसी की जगह रख दें, तो 100 माइनस एक्स इस 25t और माइनस एक्स, ये किस इक्वेशन से किया बताओ, फ्रॉम इक्वेशन, सही है, देखो इसकी वैल्यू डाल दी, इसको आप हाईलाइट कर दें तो और पता चल जाए। अच्छा अब बताओ यहाँ x है, अगर ये उधर चला जाए तो क्या प्लस हो जाएगा, फिर 25t माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो ये तो ऐसे ही कट गए, तो बताइए 100 कितना हुआ, तो t कितना हुआ, 4 सेकंड, so t is equals to 4 second, so after 4 second they will collide, after 4 second they will collide। अच्छा अब इस इक्वेशन को फर्स्ट में फिर से डाल दो, डालो फिर से, तो x इज इक्वल टू क्या था तुम्हारे पास, तो x इज इक्वल टू 4.9 और t की वैल्यू क्या डाली जाएगी, तो बताइए 4.9 में अगर 16 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 9 जा, मतलब नहीं 69 तो 16 नहीं 144 होता है ना, so that is 14 और 16 4 जा 64, 64 में 14 जोड़ो, that is 78.4, तो ऊपर से कितनी नीचे आएंगे टकराएंगे 78.4, तो ग्राउंड से कितना ऊपर 100 माइनस एक्स भी पता कर, दोनों पता कर लो, यानी फ्रॉम टॉप, तो दे विल हिट ईच अदर 78.4 मीटर बिलो फ्रॉम टॉप, क्या उतना बिलो नहीं, क्या कह सकते हो, यही है पीछे आंसर, चेक कर लो, दे विल हिट ईच अदर other at 78.4 meter below from top, ऐसा पीछे आंसर दिया है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा, देख लो, फिर मैं दूसरा 80 भी दिया होगा, किसी की बुक में 80 है, कुछ बुक्स में है 80 है, हाँ देखो इनकी बुक, और भी किसी की बुक में 80 है, अगर 80 है तो उसमें 9.8 नहीं लेना, क्योंकि वो बता तो रहा नहीं है, क्योंकि वो ये तो नहीं कह रहा कि हमें 10 लेना, ये बता रहा है क्या,
तो हम लोग तो 9.8 ही लेंगे। तो मैं राउंड ऑफ नहीं किया है, राउंड ऑफ करोगे तो 79 ही आएगा। 80 कब आएगा बताओ? इफ वी टेक, तो मैं 80 वाला भी करवा देता हूँ। 80 दिया है? मतलब अगर इसी क्वेश्चन में हम जी क्या ले लें बताओ, पहले क्वेश्चन में। सो अपर स्टोन के लिए क्या हो जाएगा? जी कितना ले लो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपर स्टोन के लिए लगाओ यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एच को एक्स लिख लें, 0 इंटू टी और हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर। तो एक्स कितना हो गया बताओ? और लोअर स्टोन के लिए क्या करोगे? एच इज इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर। इसको नंबर 1 डाल लो। तो एच को क्या लिखें और यू कितना लिखें? हाफ 80 स्क्वायर की जगह क्या लिखें? क्या -10? क्योंकि चीज ऊपर फेंकी जा रही है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 100 माइनस एक्स इज 25t और -5t स्क्वायर। बताओ 5t स्क्वायर की जगह क्या डाल दें? x। 5t स्क्वायर क्या है? तो यानी 100 माइनस एक्स इज 25t माइनस एक्स। ऐसा किससे किया? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बताओ 100 क्या 25t आ जाएगा? यही माइनस एक्स इधर ले लो तो वो प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? तो t कितना हुआ? 4 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड किस में डालो? पुट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इन इक्वेशन 1 डाल दीजिए। x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4 स्क्वायर। तो 5 इंटू 16 तो कितना आ गया? 80 मीटर। सो बोथ स्टोन विल हिट ईच अदर एट 80 मीटर बिलो फ्रॉम टॉप। यही दिया कि 20 भी दिया है? हाँ। सो बोथ स्टोन विल हिट ईच अदर ठीक है 80 मीटर बिलो फ्रॉम टॉप आफ्टर 4 सेकेंड ऑफ रिलीज ऑफ स्टोन। जब स्टोन रिलीज किया गया उसके 4 सेकेंड बाद ये टक्कर हुई। ये नीचे वाले से लोगे तो थ्रो लिखना, लेकिन हम तो ऊपर के क्या वो पहले की बुक में छपा है, बहुत सालों से चल रहा था, 25 सालों से, पता नहीं क्यों 10 कर दिया। अभी नहीं, कुछ बुक में फिर 80 कर दिया। सर ये जी को हम लेंगे, कोई भी करो, दोनों मिल जाएंगे। अभी तक तो दोनों ही बुक में है। वो लोग जी को 10 ले सकते हैं? ले नहीं सकते, इसीलिए हमने पहले 9 जब तक ना कहा जाए 10 नहीं ले सकते। तो कहा जाएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन में कहा जाता है तभी लेना है। अब ये गलती की है इन्होंने, या तो उन्होंने इग्नोर किया, छापा नहीं है। लेकिन आप लोग फिर सोचोगे आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मुझे करना पड़ेगा। ऐसे लोग सोचते ना आंसर मिलना चाहिए चाहे गलती हो, वो चीज़ नहीं, ये ज़्यादा सही है। ना बोले ये समझा दीजिए। है वही चीज़, बस G9 को देख लिया गया, G10 है। अगर एक समझ गए तो दूसरा भी समझ गया। इसमें 9.8 है, ये समझ में आया? अब इसमें क्या है बताओ? G10 है और -10 है वही चीज़। जब 10 लोगी तो 5t स्क्वायर आ जाएगा और -5t स्क्वायर। -5t स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे? -x, फिर x और ये कट जाएंगे तो वही चीज़ आएगी। कोई हमने अंतर थोड़ी ना किया, सवाल भाई क्या वैल्यू बदली। आप 17 क्वेश्चन करिए, ये इम्पोर्टेंट है, हम आगे बढ़ते हैं। सर मत कर। ठीक है, ले लो। देन तुम्हारी बुक में पीछे क्या दिया? इसी वाला जो है वही। देन वाले को उसको देना चाहिए, लेकिन दिया नहीं है उसने। तो लिखा तो नहीं है ना तुम्हारी बुक में 10 को। ये लो। ओके
कुछ तो लिख लिया होगा। ये लिखा है, तुम यहीं से ये भी कर दिया। सर वहाँ तक लिखा है 100 माइनस एक्स इक्वल टू 25 ये तुम बहुत धीरे धीरे लिखती हो। मैंने तो हटा दिया। ये वाला कर लेना 80 वाला, बाकी लोग बोर्ड को बिना देखे करिए। आ गया 4 सेकंड डालना। वही चीज 2 बार एच इज इक्वल टू यूटी लगा दो, एक नीचे ये फिगर रहेगा आपके पास, फिगर की मदद से कर देना। चलो जमा कर दीजिए। थ्रस्ट एंड प्रेशर। ना अगर कभी आप पेपर पिन कभी ऐसे लगाए हो नोटिस बोर्ड पर, तो ऐसे पेपर पिन होती है, टेबल क्लॉथ में लगाई जाती है कि नहीं पिन, तो उसमें क्या होता है कि द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जैसे मैं खड़ा हूं तो क्या अर्थ पे मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं? देखो मेरे पैर से अर्थ पे परपेंडिकुलर, कोई मैं टेढ़ा तो खड़ा नहीं हूं, ऐसे करके खड़ा हूं क्या, तो अगर ऐसे लगाएं तो ये थ्रस्ट है, और अगर मैं ऐसे लगाऊं तो थ्रस्ट नहीं है। हमेशा थ्रस्ट क्या होगा? द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जैसे पिन को ऐसे ही लगाया जा सकता है। हाँ ठीक है, लाओ जमा करो। देखिए इस बात को, ये भी फोर्स ही है थ्रस्ट की, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन बोलो जो फोर्स कह रहा हूं तो। सो परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे ये देखो, सो मान लीजिए ये पेपर पिन है, और इस पिन को मैंने क्या किया, एक नोटिस बोर्ड में कहीं पर प्रेस कर दिया, तो प्रेस करने पर ये अंदर की ओर दब जाएगी, और यहाँ पर तो ये जो मैंने इसको प्रेस किया, तो क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है सरफेस पर, तो इसे क्या कह देंगे? थ्रस्ट। सो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन एनी सरफेस applied on any surface is called thrust। ऐसा आपकी बुक में फिगर बना होगा कि पिन को प्रेस किया जा रहा है, ठीक है, हम दिखाया गया कि नहीं पिन को प्रेस करते समय। सो दैट इज थ्रस्ट। इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। मान लीजिए कि अब देखो कि एक ब्लॉक है, नो ठीक है, ये एक वुडन ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन क्या है? ये 10 kg का है, और ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये जमीन पर रखा हुआ है। तो क्या आप मुझे बताएंगी दिव्या कि मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे रख दूं कि 6 ऊपर की ओर हो जाए और हाइट ऐसे हो जाए, दैट इज ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। मैंने इसको गिरा दिया 6 सेंटीमीटर। अब कि 6 ऊपर हो गया, 6 ना ले लो तुम 8 ले लो, 8 सेंटीमीटर थोड़ा अलग लग रहा है, ये बड़ा है तो 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, ये वही बस लुढ़का दिया गया है, तो इस केस में थ्रस्ट क्या है? क्योंकि अर्थ पे तो परपेंडिकुलर इसका वेट पड़ ही रहा है, थ्रस्ट कितना लग रहा है? ये करेक्ट बता रहे हैं, आप भी बोलो। हाँ यस, हाँ
करेक्ट। जैसे इन्होंने बता दिया मयंक ने कि वेट 98 न्यूटन है, इसलिए थ्रस्ट भी 98 है ना, करेक्ट। क्योंकि अभी तक पढ़ते चले आए हैं जो किसी चीज का वेट है, इन्होंने मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई किया और 10 into 9.8 कितना होता है 98 या 40 भी बोल सकते हो। सो दैट इज थ्रस्ट। इस केस में क्या हुआ, इज इक्वल्स टू वेट हो जाएगा, तो दैट इज m इंटू m कितना है 10 kg और g कितना है 9.8, तो 98 न्यूटन। तो मयंक बताओ इस पे थ्रस्ट ज्यादा लग रहा है कि इस केस में, बताओ। सर फर्स्ट वाला ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर लुढ़का दोगे तो उसका वेट कम हो जाए, वो 10 kg की जगह कौन ना लो लुढ़का के आलू दे दिया और सीधा देते नहीं, ऐसे बोलते नहीं हो तुम लोग, लुढ़का के देखो कटहल लुढ़का के तो इक्वल ही रहेगा, मास चेंज नहीं होता। तो वेट किस में ज्यादा होगा बोलो, इक्वल रहेगा। तो इस तरीके से वेट तो नहीं बदलेगा, तो दोनों में थ्रस्ट सेम है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, प्रेशर कम या ज्यादा हो जाएगा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अच्छा ये बताओ इसमें नीचे का एरिया कितना है जिस एरिया की वजह से इस पर वेट लग रहा है, मल्टीप्लाई करो जरा, 20 सेंटीमीटर ये 4 है और ये कितना है बताओ 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करो 20 सेंटीमीटर, तो L इंटू बी, तो दैट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बल्कि सेंटीमीटर ना लें, जनरलाइजेशन के लिए इसे मीटर ले लें, क्योंकि एरिया भी हमें मीटर में लेना है, तो थोड़ा सा सिंपल रखें। तो ये कितना हो जाएगा बताओ मीटर स्क्वायर। तो चूंकि हमारी एसआई यूनिट क्या होती है मीटर होती है कि नहीं, तो प्रेशर का क्या डेफिनेशन है, दैट इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसे क्या कहेंगे, थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, मीटर स्क्वायर या फिर पी स्मॉल लिखना पास्कल, और अगर सिर्फ सिंबल से लिखना तो पी कैपिटल लिख देना, क्योंकि किसी साइंटिस्ट का नाम स्मॉल से लिखा जाता है, नहीं तो कोई चने खाने लगेगा उसी कागज में तो अपमान होता है उसका, तो इसलिए न्यूटन लिखो या फुल लिखो तो स्मॉल में लिखो डिस्टॉर्ट करके। अब देखो, तो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं पास्कल। अच्छा पहले केस में उत्कर्ष, मुझे प्रेशर बताओ। पहले केस में प्रेशर पर 98 अपॉन थ्रस्ट अपॉन 20 एरिया, तो हमने थ्रस्ट निकाल लिया है और एरिया भी निकाल लो, 4.9 L इंटू बी, तो 4 इंटू 5 दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू डालो दोनों, सर 98 न्यूटन अपॉन 20 मीटर, ठीक है 4.9 पास्कल। सही है, 2 से कट कर दो फिर 10 से भी कट कर दो, तो 4.9 पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी तो बोल सकते हैं। अच्छा सेकंड केस देखो, इस वाले केस में, तो इस केस में भी क्या थ्रस्ट वही रहेगा इसमें, ताकि बदल जाएगा वही रहेगा, तो क्योंकि थ्रस्ट तो वेट पे डिपेंड करता है, सो इट इज इक्वल्स टू वेट, लेकिन वेट क्या है mg, मास कितना है और 9.8, तो क्या 98 न्यूटन हो गया इस पे थ्रस्ट। अच्छा ये क्या आप मुझे बताएंगे कि एरिया इन कांटेक्ट क्या है। मान लीजिए ये 8 मीटर है, ये 5 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो अब ये वाली सरफेस कितनी हो जाएगी, क्या 8 मीटर, और ये वाली क्योंकि जो ये होगी वही होगी, तो इसका बेस एरिया कितना हुआ बोलो,
हाँ, क्योंकि 8 into 5 तो हम इसमें भी बेस एरिया निकाल लें, इज L into तो 8 into 5 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर। तो इस केस में नोएल, इस पर लगने वाला प्रेशर क्या हुआ अर्थ पर? थ्रस्ट अपॉन एरिया दैट इज 98 तो थ्रस्ट हो गया, और एरिया आपने कितना बताया 40, तो ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो ऊपर और नीचे 2 से तो कट जाएगा, ये 49/20। अब 20 से और काटो, कैसे काटेंगे? सर हाफ करके पॉइंट 2 या 40, 80, अब 10 बचा, तो 24 पॉइंट, तो 24.5 कितना? 2.4 सही कह रहे हो, तो 4.9 था, तो 2.45 पास्कल, क्योंकि 20 है, तो 2.45 पास्कल। समझ आया? मुझे सिर्फ ज्यादा आपसे नहीं पूछा, 3 चीजें बताओ, एक थ्रस्ट, एक प्रेशर और एक 1 पास्कल, 3 डेफिनेशन चाहिए, बताओ। Perpendicular force applied on an object is called thrust. Its unit is N, Newton. Thrust per area. आप बोलो। प्रेशर, Equal to thrust upon area. हाँ डिफाइन करो, बोलो। Newton upon meter. वो सब चलेगा सर। प्रेशर, ऐसे नहीं होता है, बोलो। सही है। अब 1 पास्कल बताओ। ये बहुत अच्छा बताया, आप भी बताओ ये। हाँ यस, इन्होंने ऊपर भी 1 कर दिया, नीचे भी, बोले दोनों 1 कर दो, 1 हो गया, जाओ ले जाओ। जैसे हमने इनसे पूछा था पिछली बार भी, याद है 13 दिसंबर को हमने इनसे पूछा था कि m इज इक्वल टू ma, ये फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, तो हमने पूछा 1 न्यूटन, बोले मास 1 हो, एक्सीलरेशन 1 हो, इफ 1 यूनिट मास 1 kg मास इज एक्सीलरेटिंग बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 1 न्यूटन। ये सीधा बोल के निकल जाए, कहते हैं सबको 1 कर देती है। तब इफ 1 kg मास इज एक्सीलरेटिंग बाय 1 मीटर per second square, then the force acting on that object is 1 Newton। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो तब इसे ये क्या बोल देती है भाई, ये 1 कर दो और इसे भी, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। इसी तरीके से तुम 1 पास्कल को डिफाइन करो। Sir, when 1 Newton of thrust is acting on 1 meter per meter per second, or meter per square area, हाँ, that is 1 pascal. then the pressure acting on that surface is 1 पास्कल। बोलो बात समझ में आ गई? मेरे पास ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, मैं इसमें कितना गेहूं डाल दूं कि 1 पास्कल आ जाए? मुझे ये 1 न्यूटन समझना है। वास्तव में अगर मैं 100 ग्राम का वजन उठाए हूं, 100 ग्राम कितना होता है क्या? 0.1 kg। 0.1 kg की चीज है, उसको उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर G10 ले लिया जाए? 1 Newton. क्योंकि W क्या होता है बोलो? mg। अगर मैंने 100 ग्राम की चीज उठा ली और G कितना है 9/10 ले लो, तो क्या ये 1 न्यूटन हो गया? तो 100 ग्राम का सेब उठाने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़े उसको 1 न्यूटन, क्योंकि उनके सर पे सेब ही गिरा, तो बोले इसी को 1 न्यूटन मानूंगा, अब कुछ और नहीं करना। 100 उसको तोड़ लिया, बोले यही है 1 न्यूटन, तो हमने मान लिया जितना भी उसका वजन था उसी को 100 ग्राम भी माना। समझ में आई बात कि नहीं? तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? तो 1 न्यूटन यानी 100 ग्राम चावल लेके इस 1 मीटर इंटू 1 मीटर पे बिखेर दो, तो इस पर जो भी इस डायस पे फोर्स प्रेशर लग रहा है वो 1 पास्कल होगा। नाउ अमन डिफाइन 1 पास्कल। 1 न्यूटन थ्रस्ट, When 1 Newton thrust is acting on 1 meter square,
then the pressure applied on it is called 1 Pascal. 1 न्यूटन को डिफाइन करो कनिष्का। 1 Newton thrust acting on 1 meter per square area. ये ठीक है, नहीं पेन धीमे घूम रहा था तभी नहीं बता पाई। देविका तुम बताओ। हाँ बोलो 1 न्यूटन। इफ 1 मीटर 1 kg object is accelerating with 1 meter, then the force acting on it is 1 Newton. Repeat करो अभिषेक। When 1 kg object is accelerated with 1 meter square acceleration, हाँ then the force acting on the object is 1. सही है, तो ज्यादा नहीं करना है। अब हम लिखते हैं 1 पास्कल। So 1 Pascal, that is if 1 Newton thrust is acting on 1 meter square area, then pressure acting on that area is 1 Pascal. P छोटे से लिखना जब पूरा नाम लिखना, तो प्रेशर क्या लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना लेना होगा आपको 1 न्यूटन, और एरिया ये 1 मीटर बाई 1 मीटर, इसका आधा लेना, तो 1 मीटर स्क्वायर। तो बोलो कितना आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर। सो ये 1 पास्कल। बोलो बात समझ आ गई। या ये भी कह सकते हो कि इफ यूनिट थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया देन प्रेशर इज यूनिट पास्कल। यूनिट थ्रस्ट 1 न्यूटन को क्या कहते हैं, यूनिट थ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया देन प्रेशर इज 1 पास्कल, यूनिट पास्कल। ठीक है कि नहीं। अब अगला देखो क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 10.6 है कि 9 पॉइंट है, क्या है आपकी बुक का, नई बुक में क्या है 9 तो चुप कर। तो ये वही क्वेश्चन है, बस डायमेंशन बदले। जरा देखो तो कि सीधा रख दिया फिर उसको लुढ़का के रख दिया, तो आप बस डायमेंशन देख लो, उसी से कर लेंगे। मेरी बुक में कुछ गलत है लेकिन नई बुक में सही है। लो ये नई बुक है। एग्जाम्पल 9.6 क्या कह रहा है कि पहले तो हमने इसको ऐसे रख दिया कि देखो यही ब्लॉक है, तो पहले हमने इसको ऐसे रखा, ठीक, और फिर कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया। तो बोल रहे हैं कि पहले केस में प्रेशर निकालो और दूसरे केस में, जिसमें ये स्क्वायर होता है और ये हाइट अलग होती है, उसको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा रोम्बोहेड्रल। यानी स्क्वायर के साथ अगर यहाँ हो तो उसे क्या कहेंगे बताओ, रोम्बो। या इससे देखा होगा इन्होंने, इसका सेकंड रोम्बोहेड्रल लिखा है, रोम्बोहेड्रल है हेक्सागोनल के नीचे। वही लास्ट सेकंड, लास्ट लाइन का सेकंड। है ये क्यूबॉइड, लेकिन अगर मान लो ये स्क्वायर बेस हो तब रोम्बोहेड्रल। समझ आ गई। अब जरा देखें तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बताओ, कि इस स्क्वायर बेस वाले एक ब्लॉक को हमने स्क्वायर बेस पर ही रख दिया है और इसका वेट कितना है 5 kg। तो बताइए इसका बेस का एरिया क्या होगा। 20 सेंटीमीटर ना लिखो, 0.2 मीटर, और यहाँ क्या लिखो
मतलब 100 से डिवाइड कर दो ना, तो कोई भी चीज सेंटीमीटर तो मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया। तो 20 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.20 लिखो या 0.2 एक ही बात है, और 0.10 लिखो या वो एक ही बात है कि नहीं, बिल्कुल एक ही बात है। तो 0.2 मीटर, और ये कितना हो गया। अच्छा तो बताओ बेस एरिया क्या हुआ, तो L इंटू बी, तो 0.2, वैसे ही अलग अलग है, ये रोम्बोहीड्रल नहीं है, 0.2 इंटू 0.1 यही है। तो हाँ देविका कितना आ जाएगा फिर, अरविंद 0.02 मीटर स्क्वायर, और इसका थ्रस्ट कितना आ जाएगा, वो वेट के इक्वल होगा क्या, इट इज इक्वल्स टू वेट, वेट कितना है mg होता है, तो 5 इंटू, अब दे तो नहीं रहा है बुक में, क्या ले रहा है 10 ले रहा है कि 9, वो अपने मन से कभी कुछ भी ले लेता है। सो दिस इज 49 न्यूटन हुआ। तो बताओ प्रेशर क्या हुआ, इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, सो दैट इज 49 न्यूटन, और एरिया कितना हो गया मीटर स्क्वायर, सही है। तो 14, अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और ये 2 बचेगा कि नहीं, तो 2 मीटर स्क्वायर। अब 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2 4 जा, और 2 5 जा 10, कितने पास्कल। ये तो केस 1 हो गया। अब केस 2 लिखो, केस 2 में कैसे रखा गया है, ये केस 1 है। नाउ so let us see case 2। केस 2 में इसको ऐसे रख दिया गया है, और अगर ऐसे रखेंगे तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, तो क्या क्या चीजें हैं बेस में, ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 बाई 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और या फिर 0.2, ये 40 सेंटीमीटर है क्या, तो 40 बाई 100 या 0.4 मीटर। तो अब इसलिए इसका बेस एरिया क्या बनेगा, L इंटू बी। तो देविका 0.4 इंटू 0.2 क्या होता है, 0.08 मीटर स्क्वायर, और थ्रस्ट कितना हो गया, दैट इज वेट, वो तो वही रहेगा, दैट इज m इंटू जी, तो 5 इंटू 9.8, 49 न्यूटन। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स है और कुछ नहीं है, 49 अपॉन 0.08, ये चीज न्यूटन में है, ये मीटर स्क्वायर में, तो 4900 लिख दो। अब 8 से डिवाइड करो जरा, 8 5 जा 40 और 8 6 जा, तो 6 टाइम्स तो चला ही आएगा, 4900, तो 8 6 जा 10 बचा, तो 8 1 जा 8, फिर कितना बचा 20, तो 8 2 जा 16, फिर 4 बच गया, तो कितना आ जाएगा 612.5 पास्कल। ये 2 केस हो गए। आपको 3 चीजें डिफाइन करनी है, डिफाइन थ्रस्ट, प्रेशर और 1 पास्कल, ये 3 चीज डिफाइन करो, और साथ ही साथ एग्जांपल 9 पॉइंट, ठीक है, बुक की कोई जरूरत नहीं, हम आपको डायमेंशन दे रहे हैं कि फाइंड थ्रस्ट इन केस 1 एंड केस 2। सो प्रेशर, प्रेशर निकालो, फाइंड प्रेशर फॉर केस 1 एंड केस 2।
किधर की ठंडक है बताओ, कम करें। हाँ, नॉइल हटाया जाए। ठीक है, बुक की ज़रूरत नहीं है, बस आपको करना है। डायग्राम नहीं। ग्रेविटेशन के नोट्स मिल गए देविका कि नहीं आपको? और मिल गए होंगे ना सबको।
क्वेश्चन इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन है why it is difficult to hold a school bag having a thin strip and strong string. Sir, Okay. In text question पहला कि आपको कैसा बैग चाहिए जिसमें एक तार से बना हो, वो बैग अच्छा लगेगा कि मोटे मोटे चौड़े चौड़े स्ट्रिप हैं कि एक तार में बांध के दे दें, वो नहीं ठीक लगेगा ना, क्योंकि उससे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो कह रहे हैं कि वाई इट इज़ कंफर्टेबल टू होल्ड, तो ऐसा क्यों है एक बैग, और डिफिकल्ट क्यों होता है अगर थिन स्ट्रिप है। तो अब क्या है कि मान लीजिए आपने बैग यहाँ पर हैंग किया है, ठीक है, और आपके कंधे पर जो बैग है सो दैट इज थिन स्ट्रिप। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो थिन स्ट्रिप का जो बैग होगा देन इट विल इट्स एरिया विल बी लेसन। अब प्रेशर क्या होता है बताइए, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी जो प्रेशर है वो क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F बाई ए, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स है, ऐसे कह सकते हैं नहीं। इफ एरिया इज लेस तो बताओ प्रेशर ज्यादा होगी कम, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम ये दो चीजें हैं, मान लीजिए मैं ऐसी बात करूं कि ये है मेरे पास एक है, इसको दिखा देता हूं, ये मान लीजिए अब तुम अपना हाथ लाओ, नहीं ऐसे लाओ तो कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा अब लाओ, तो इफ एरिया लेस हो जाए तो प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वही फोर्स लगाऊंगा लेकिन इसमें ज्यादा हो जाएगा ना, और ऐसे में कुछ नहीं, कितना भी अंदर तक डाल लो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे में थोड़ा भी नहीं डाल पाऊंगा तो उससे क्या होगा, प्रिक हो जाएगा। सो दैट मीन्स थिन स्ट्रिप हैज लेसर एरिया, थिन स्ट्रिप का क्या होगा, लेसर एरिया, सो प्रेशर ऑन शोल्डर्स विल बी मोर। ये कम कर दो तो क्या होगा बोलो, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कि नहीं। जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्वांटिटी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी कि नहीं। डिनोमिनेटर को डेसिमल में 0.0001 लिख दो तो 1000 10,000 नहीं पहुंच जाएगी, अब बड़े करते जाओ, नीचे 10,000 कर दो तो चीज छोटी हो जाएगी। तो इसलिए इसका क्या मतलब है कि थिन स्ट्रिप हैज लेस एरिया, डिनोमिनेटर उसने छोटा कर दिया, सो द प्रेशर विल बी मोर। तो लिखिए थिन स्ट्रिप हैज लेस एरिया, so pressure exerted on shoulders is more, hence इसकी वजह से क्या हो जाएगा बताइए, it is difficult to hold bags with thin strips। to hold bags with कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पॉलीथीन बिल्कुल पतली सी धागे से बन जाती है तो लगता है उंगली में बहुत लग रहा है, वही चीज जब तक चौड़ी है आराम से उठा लेते हैं, तो उससे प्रेशर बढ़ जाएगा किसी एक पॉइंट पर। ओके, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय प्रेशर इन फ्लूइड्स। सो फ्लूइड में कैसे प्रेशर कार्य करता है, मान लीजिए कि हमारे पास फ्लूइड दो चीजें होती हैं, एयर भी एक फ्लूइड है यानी गैस भी एक फ्लूइड है, ठीक है। अब जरा देखो तो एट सेम लेवल
द प्रेशर एक्सर्टेड इन फ्लूइड इज सेम। मान लीजिए मैंने यहाँ 3 होल कर दिए, तो यहाँ से जो पानी गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, ये बिल्कुल इक्वल गिरेगा, तो सेम लेवल होगा। इसमें लिक्विड भर दिया है, बोलो तो क्या चीज होगी? एट सेम लेवल, तो प्रेशर सब में सेम है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट लेवल की बात करूं तो ये देखो डिफरेंट लेवल, तो एक छेद यहाँ करो, एक छेद यहाँ करो, एक छेद यहाँ करो, ये पानी यहाँ जाएगा, ये यहाँ गिरेगा, ये यहाँ गिरेगा। ऐसा होगा कि नहीं? ऊपर वाले में तो थोड़ा ही थोड़ा गिरेगा, उतना प्रेशर नहीं है। जितना घर के नीचे के ग्राउंड फ्लोर में पानी का प्रेशर आता है, क्या उतना फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में आएगा? उतना नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्लूइड में क्या लिखा जा सकता है? ये देख लो, जब तुम किसी के पास कार है, तो कार में जब वो ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक से क्या होता है बताओ? ये तो ये ब्रेक है, और यहाँ पर इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। तो जब इसमें एक पिस्टन है और तुमने इसी पे पैर रख दिया, तो क्या फ्लूइड आगे गया? अब फ्लूइड आगे गया तो यहाँ पर ये फिर एक यहाँ पर चक्का लगा हुआ है, यहाँ पर, तो इस चक्के में यहाँ पर डिस्क है, इससे लिक्विड जा रहा है, और लिक्विड फिर क्या होगा बताइए? फिर ये इस डिस्क को आगे बढ़ा देगा, और फिर क्या ये व्हील रुक जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक चक्का है, तो यहाँ पर भी एक लिक्विड जा रहा है, तो ये डिस्क है, तो डिस्क क्या इससे टकरा जाएगी? अगर डिस्क जैसे तुम्हारा ब्रेक नहीं टकरा जाता है तो पहिया रुक नहीं जाता साइकिल में, वैसे डिस्क अगर इससे टकरा जाए, और ऐसा ही नहीं, ये पीछे वाला है, तो ये पीछे में भी है, और पीछे में भी ऐसे ही लिक्विड तुमने यहाँ दबाया तो क्या लिक्विड आगे बढ़ गया? और लिक्विड आगे बढ़ गया तो पिस्टन इधर मूव कर गया, और यहाँ पिछला चक्का है, और इसमें भी यही चीज है, तो ये भी आगे बढ़ेगा और इससे कांटेक्ट में आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो, ये इतनी कमाल की चीज है। और जानते हो किसने ये लॉ निकाला? ये ब्रेकिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक, ये पास्कल ने ही तो निकाला था, और इसलिए इसे पास्कल लॉ। मजाल है कि जो एक पहिया धीमे, चारों एक समान रुकेंगे, और तुम हाथ से करते, क्या पता चला एक कम ही रुका। अगर स्लो भी है, मान लो कहीं ये लिक्विड टप 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 गिर भी रहा है, तब भी तो चारों पहिए धीमे ही गिरे रुकेंगे, लेकिन एक जैसा तो लगेगा। ये नहीं कि 3 रुक गए चल रहा है, तब तो तुम्हें ही पलट देगा। तो आप समझे पास्कल ने क्या कहा कि अगर सब पहिए एक लेवल पर हैं और तुमने उसका हाइड्रोलिक प्रेशर से जो उसके अंदर ऑयल भरा है उसको दबाया, तो दबाने से हर तरफ के 8 डिस्क, 4 नहीं, 4 पहिए में 8 होंगी, वो डिस्क एक साथ कांटेक्ट में आएंगे और सारे पहिए एक जैसा रुकेंगे, और तुम्हारी कार में बैठा हुआ बच्चा सोता ही रह जाएगा, उसको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो बोलो बात समझ में आ गई? सो प्रेशर इन लिक्विड का क्या मतलब है कि एट सेम लेवल, किसी भी सेम लेवल पर, द प्रेशर एक्टिंग ऑन लिक्विड विल बी सेम। सेम लेवल पर सेम होगा कि नहीं? यही है, ये कौन सा लॉ है? सो प्रेशर इन फ्लूइड्स देखो एट सेम लेवल, तो सेम लेवल प्रेशर exerted in liquid is same। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, अगर ये A पॉइंट है तो यहाँ जो PA लग रहा है और यहाँ PB लग रहा है, और इस वाले पॉइंट पे क्या लग रहा है? PC, तो ये PC, तो ये सेम होंगे। PA is equals to PB and it is equals to, बड़े में ले लें, और that is PC, PA, PB and PC। समझ में आ गया? However, as we go down in liquid, तो क्या होगा बताइए? ये मान लीजिए PA है, ये PB है और ये PC है, तो नोएल कौन सा सबसे ज्यादा होगा? PC। सो PC सबसे ज्यादा है, उससे कम PB है और उससे कम P है। सो एज वी गो डीपर, तो आपको लगेगा आपके ऊपर पानी का वजन है। सी में जाओगे तो जो अंदर जाने वाले स्क्यूबा डाइवर्स हैं, उनको लगता है पता नहीं कितना पानी उनके ऊपर है, बहुत प्रेशर लगता है, तो उसके लिए उनको सूट पहनना पड़ता है प्रोटेक्टिव। अब जरा आगे देखें, व्हाट डज इट मीन बाय ब्योंसी?
कभी भी ऐसा देखा है कि सी में जब हम उतरते हैं तो अपना ही वजन हल्का लगता है, जैसे पानी हमें अपवर्ड, सो अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, या तुम क्या करो खाली बोतल पानी में डाल दो डुप से ऊपर आ जाए, तुम डालो ऐसे पानी की, जैसे रेल नीर की पानी की बोतल ढक्कन बंद करके हवा भर के डाल दो, तो क्या वो अंदर रहेगी? या बैलून ही डालने की कोशिश करो तुम पानी में, तो तुम्हें क्या लगेगा? वो बैलून ऊपर आ जाएगा, अंदर तो नहीं जाएगा। तो क्यों ऊपर आ जाता है? क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा है? इवन डेड सी है, उसमें आप लेट के बुक भी पढ़ सकते हो, तो ऐसे भी डेंसिटी ज़्यादा हो तो उसमें वो चीज़ तैर भी सकती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर मरकरी है, मरकरी हमने आपको दिखाया ना कितना भारी होता है, उसमें लोहा डाल दो, लोहा तैरता है, भाई वजन है। तो इस तरीके से बुयांसी का मतलब है अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, उसे क्या कहेंगे? बुयांसी। अपवर्ड फोर्स मैम क्या कहती हैं आपकी? बुयांसी है? पढ़ाई अच्छा, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में इमर्स्ड इन लिक्विड, इमर्स्ड इन लिक्विड, कोई भी चीज अगर पार्शियली इमर्स्ड हो या कंप्लीटली इमर्स्ड हो, एक पार्शियली हो, थोड़ी डूबी हुई हो, या पूरी हो, उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? दैट इज buoyant फोर्स, ऊपर की ओर जो लग रहा है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बुयांसी। तो मान लीजिए जैसे कोई भी चीज है और BUOYANCY, जैसे हमारे पास ये हमने कोई ले लिया तो इसका कुछ वजन होगा, या एक और लगा लें, दो ले, और इसको हम पानी में डालें तो क्या होगा? ये हल्का लगेगा। सो तो वाटर में अगर हम इसे डालेंगे तो आप देखोगे कि दो चीजें हैं, एक तो इसका वेट है और एक अपवर्ड फोर्स है, दो अलग अलग चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? कि मान लीजिए जैसे एक ऑब्जेक्ट है और ये वाटर में या किसी भी चीज में डूबा हुआ है, तो इस पर और कोई भी है, और पार्शियली भी हो सकता है, ये पार्शियली सबमर्ज्ड है, और या दूसरी चीज क्या हो सकती है? कंप्लीटली इमर्स्ड है, यहीं पर है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इस केस में इस पे नीचे क्या कार्य कर रहा है? क्या वेट? और ऊपर जो फोर्स कार्य कर रहा है क्या बॉयंट फोर्स है? अच्छा, मान लीजिए ऐसा होने पर भी अगर ये ठीक ठीक ऊपर तैर रहा है, तो आप क्या मुझे उत्कर्ष बताएंगे कि बॉयंट फोर्स ज्यादा है कि वेट? दोनों इक्वल है। इक्वल है, क्योंकि वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। सो इफ ए बॉडी इज फ्लोटिंग इन फ्लूइड, दैट मीन्स buoyant force is just equal to weight. So if body is floating in liquid या fluid हो सकता है and not submerging, उसमें डूब नहीं रही है, then upward buoyant force FB को क्या कहेंगे? buoyant force। वो किसके इक्वल है? क्योंकि ना नीचे जा रही है, ये बड़ा होता तो नीचे जाती, और ये ऊपर होता तो हवा में उड़ती हुई चली जाती। तो क्या हवा में उड़ रही है? तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। देन FB
इज इक्वल्स टू weight of object. Buoyant force is equals to weight of object. लिख लें. अच्छा, weight of object. अब इस केस में आओ. If body, मान लो ये नीचे ही चली गई, बीकर में नीचे बैठ गई, बीच में भी तैर रही, तब भी यही केस है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं रही ना ऊपर नीचे, बीच में भी हो सकती है. लेकिन एक ऐसा भी केस है, अगर मैं इस पीतल को डाल दूं तो क्या अंदर चला जाएगा, पूरा डूब जाएगा, पानी में तो नहीं रह पाएगा ना. लेकिन ऐसे केस में इस पर जो नीचे लग रहा है वो वेट है और ऊपर क्या लग रहा है, buoyant force. अगर आप स्विमिंग पूल में तैरने के लिए या कहीं गए वाटर पार्क में, आपको हल्का लगता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से आप नीचे फिर भी सिंक हो सकते हो, डूब सकते हो. तो इसका मतलब आपके ऊपर buoyant force है, आप आराम से तैर भी सकते हो, थोड़ा हाथ पैर मार के. ये नहीं कि स्विमिंग पूल में कूदने पे सीधा ही जमीन से ही नहीं टकरा जाओगे, ऐसा नहीं हो, पानी आपको रोकेगा, धीरे धीरे ही तो नीचे जाओगे. तो इस तरीके से, लेकिन वेट यहाँ ज्यादा, क्या ज्यादा बताइए, वेट. तो हियर वेट इज ग्रेटर देन buoyant force. अगर मान लो किसी चीज ये 1 kg की है, फिर से देखो, अब देखो तो यहाँ ये कैसा है, इफ बॉडी इज इमर्स्ड, इफ बॉडी इज इमर्स्ड. अब एक बात बताओ, मान लो कि इस बॉडी का वजन 1 kg है और ये भारी है, कोई चीज कब डूबेगी बताओ, इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन the density of fluid. वाटर भी बोल सकते हो, बट हम फ्लूइड बोल रहे हैं. If density of object is greater than the density of fluid, then it will sink. If density of object is lesser than the fluid, it will float. बोलो है सही बात. तो कब फ्लोट करेगी, ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक का, तो हम ये लिख लें कि कब फ्लोट करेगी, कंडीशन लिखो. So if density of object ऑफ ऑब्जेक्ट, मेरे कहने का मतलब है अगर लाइटर ऑब्जेक्ट है तो तैरेगा और हैवियर है तो डूब जाएगा. इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन, जहां पर डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. किसी का मास रख दो और उसकी डायमेंशन LBH करके नीचे रख दो, और कितना kg है, सिर्फ kg ऊपर रखना, 2 kg वेट ना निकालना, 2 kg तो kg रख देना. m/v डेंसिटी क्या होती है, तो बताओ डेंसिटी की यूनिट क्या हुई मैम, पर मीटर क्यूब, kg, क्योंकि kg हो गई. और ये क्या हुई, LBH, वॉल्यूम किसमें होता है बताओ, इसका LBH होगा कि नहीं, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास कंटेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम. 1 मीटर क्यूब, इसी का एक क्यूब बना लो, उसमें जितना मास है वही उसकी डेंसिटी. समझ में आ गई बात कि नहीं. मास, रिपीट करो, व्हाट इज डेंसिटी, मास कंटेन्ड पर मीटर क्यूब. तुम्हारे घर के ऊपर जो 1 मीटर पानी की टंकी है, उसमें जितना पानी आएगा वही तो वाटर की डेंसिटी होगी. समझ में आ गई बात. तो इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो क्या होगा, फ्लोट होगी, सिंक क्यों बोल रही. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लेस है ना, प्लास्टिक है, अब नहीं यकीन है ये देख लो, आपको यकीन नहीं, सोचो कि प्लास्टिक कैसे तैरेगी, ये तैरा के दिखा दिया तुमको, ये तो डूब डेंसिटी ज्यादा, ये ज्यादा डेंसिटी. if density of object is less than density of fluid, then it will float. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो, ये कोई और दूसरा हैवी प्लास्टिक होगा, तो अलग अलग तरीके के आते हैं. और लेकिन क्या हो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज, if density of
ऑब्जेक्ट इज मोर देन या ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड देन इट विल सिंक, तब ये डूब जाएगा। सो अब कुछ चीजें आपसे पूछें, बताओ व्हाट इज पास्कल्स लॉ, बताओ। Pascal's law. At equal height the pressure of fluid is equal। अच्छा, पास्कल्स लॉ क्या है? PA is equals to PV is equals to PC। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था और 1 करोड़ रुपए। At equal height the pressure, एक ही हाइट पे अगर आप छेद कर दो एक कैन में और पानी भर दो तो क्या एक ही डिस्टेंस पे गिरेगा? ये अलग अलग डिस्टेंस पे जाएगा। तो ये जो लॉ है व्हाट इज पास्कल्स लॉ? सही है। What is the condition that object will sink and object will float? Why it is incomfortable to hold a bag on shoulders with thin strap? अगर चौड़ी स्ट्रैप ना पतले हो तो क्यों इनकन्वीनियंट? बोलो देविका। Thin strap has exerted। बोलो कुमकुम, बताओ। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस सही नहीं है, नोएल बोलो। तो तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये बोलना पड़ेगा। सो इट इज इनकन्वीनियंट टू होल्ड अ बैग विथ thin strap। What is the condition that object will sink? Sir, when the density of object is more and the density of fluid is less, then the object will sink. If object is submerged but it is not sinking, then what can you say about buoyant force and the weight? So in that case, buoyant force and the density of the object is equal. Buoyant force को तुम density से equate करो। Weight Density of the object. weight of, if object is floating, then what can you say about buoyant force and the weight? If object is floating, more है तो ले जाए ऊपर, उड़ा जाए। हाँ बोलो। Object is floating. Buoyant force is equal to the weight of. If object has sunk, sink, sank, sunk. If object has sunk, then what can you say about buoyant force and the weight? बोलो। पानी में डूब गया तो तुम buoyant force और weight के बारे में क्या कह सकते हो? कनिष्का। The density of object was more, so that it sank. वो तो डेंसिटी की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो ये पूछे buoyant force और तुम weight के बारे में क्या कह सकती है? The force of buoyant is less, and the weight was more. And what is the direction of net weight acting on that object? अगर वो डूब रहा है तो डाउनवर्ड है नेट वेट की अपवर्ड? बोलो। Downward. डाउनवर्ड है, ठीक है कि नहीं? कितना ही रखो। तो इसमें अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? इसका वेट ये ऊपर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम सूटेबल देखेंगे तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इसमें अपवर्ड फोर्स